हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट वाला, तो उन सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे इसकी यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको इस कंप्लीट यूनिट को काफी डिटेल में कवर करवा दूंगा। जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, सारी चीजें आपको कवर करवा दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जो एनवायरनमेंट है हमारा वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। सबसे पहले आती है हमारे पास लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होती है? तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट विच रिप्रेजेंट द लैंड मास ऑफ प्लेनेट। ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि पूरे प्लेनेट के लैंड मास को रिप्रेजेंट करती है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? रॉक्स, सॉइल, सेडिमेंट एंड मिनरल्स। Various geological structure or landforms like high mountain, plateau, deep valleys and seabeds make the surface of lithosphere uneven. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है अर्थ का, अर्थ के लैंड का, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पर क्या क्या होता है? वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, वोल्केनिक इरप्शन एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल टेक प्लेस इन लिथोस्फेयर। ये होता है हमारा लिथोस्फेयर। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। ये क्या करती है? रिप्रेजेंट वाटर मासेस ऑन द प्लेनेट प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। जितना भी वाटर प्रेजेंट है हमारे प्लेनेट पर, चाहे सॉलिड फॉर्म में, चाहे लिक्विड फॉर्म में, चाहे गैसेस फॉर्म में, उसे रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोस्फीयर। इट कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ टोटल सरफेस ऑफ अर्थ। टोटल अर्थ के सरफेस का 3/4 पार्ट हमारा हाइड्रोस्फीयर है। ओशियन एंड सी रिप्रेजेंट मैराइन इकोसिस्टम विच कंटेन 97% ऑफ टोटल वाटर कंटेंट। ओशियन और सी मैराइन इकोसिस्टम में आते हैं, जो कि 97% है टोटल वाटर का। द रिमेनिंग 3% वाटर जो हैगा हमारा, वो हैगा फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का आता है हमारा थर्ड, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इज थिन शीट ऑफ गैसेस मिक्सचर विच एनवेलोप द प्लेनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब गैसेस के सभी गैसें मिलकर अर्थ के ऊपर एक एनवेलप की फॉर्म में बना लेती हैं, कवर कर लेती हैं अर्थ को गैसेस की फॉर्म में, तो वो हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, द डेंसिटी ऑफ एयर मासेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज रेपिडली विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। कौन कौन सी गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारी अदर गैसेज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इज कॉल्ड लैप्स रेट। जब टेम्परेचर चेंज होता है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो उसे हम लैप्स रेट कहते हैं। बाकी इसमें आपको और कुछ कम करनी है। अब देखिए, एटमॉस्फेयर जो हमारा एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, उसके भी कुछ सब कंपोनेंट्स हैं। पहला सब कंपोनेंट आता है ट्रोपोस्फेयर। तो ये कौन सा होता है? जो कि 16 किलोमीटर से 8 किलोमीटर, मतलब 8 से 16 किलोमीटर की रेंज में होता है। द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एयर मास इज फाउंड इन दिस रीजन। मतलब सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ये हमारा ट्रोपोस्फेयर में आता है। ठीक है। यहाँ पर अपर लेयर जो होती है इसे ट्रोपोपोज कहते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। जो सबसे नीचे वाली लेयर में टेम्परेचर होता है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस ट्रोपोस्फेयर में, और सबसे ऊपर जो जहाँ पर खत्म होने वाला होता है ट्रोपोस्फेयर, वहां टेम्परेचर पहुंच जाता है -56 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। सेकंड सब कंपोनेंट है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्टार्ट राइजिंग टेम्परेचर, इसमें राइज होना इंक्रीज होता है ट्रोपोपोज से। कितना पहुंच जाता है? -56 से -2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये ओजोन लेयरिंग होती है इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है और टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ओजोन लेयर इन दिस रीजन एब्जॉर्व हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्व करती है, यूबीवी को, इन सभी को एब्जॉर्व करके अर्थ के ऊपर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। हाउएवर द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग, बट अब कुछ टाइम से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। किस वजह से? कई सारी गैसेज जैसे कि CFCs और इन सारी गैसों की वजह से ओजोन लेयर डिक्रीज होती जा रही है। ओजोन होल इज द प्लेस इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर। ये कहाँ पर रहेगा? सबसे ऊपर वाले पार्ट में स्ट्रेटोस्फेयर के एक होल होता जा रहा है, उसे हम ओजोन लेयर होल कहते हैं। नेक्स्ट सब पार्ट है मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर क्या होता है? टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर में जाते हैं कोई, वैसे ही वहां पर भी टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और टेम्परेचर देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में तो -2 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन फिर से मेसोस्फेयर में कहाँ पहुंच जाता है? -96 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है अपर बाउंड्री में मेसोस्फेयर के।
द डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है लेयर की, कई सारे केमिकल पाए जाते हैं O2NO विच डू नॉट एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर आता है हमारा थर्मोस्फियर। ये कौन सा होता है? आयोनिक ऑक्सीजन एटम एंड अदर आयंस इन दिस लेयर एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन विच इंक्रीज द टेम्परेचर। देखिए, अब जो सबसे ऊपर वाली हमारी थर्मोस्फेयर लेयर होती है, इसमें टेम्परेचर अभी मेसोस्फेयर में -96 डिग्री सेल्सियस था, और थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है सबसे -96, और जो हाईएस्ट पहुंच जाता है टेम्परेचर वो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गए आपके एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट सारे। अब आएगा हमारे पास जो चौथा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटिंग ओवरलैपिंग रीजन है एटमॉस्फेयर का। लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इन द एनवायरनमेंट वेयर लाइफ सस्टेनेबली एग्जिस्ट इज nourished एंड फ्लोरिश्ड बाय हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द नेचर। बायोस्फेयर में ही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, और ये वाला बायोस्फेयर एनवायरनमेंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आएगा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल स्टडी का नेचर कैसा होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट और डिसिप्लिन्स, मतलब ये कई सारे चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है और उन सब के साथ एनवायरनमेंट फॉर्म करता है, तो उसे हम कह देते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। एनवायरमेंटल स्टडी डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो एनवायरमेंटल स्टडी है वो सभी के साथ एक तरीके से डील करती है, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो, अबायोटिक कंपोनेंट हो, कुछ भी हो। ऑल्सो द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो एनवायरमेंट है और एनवायरमेंटल इशू है वो कॉम्प्लेक्स है नेचर में, तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट और डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड, और इसीलिए इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, इसीलिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है इनको स्टडी करने के लिए। Multidisciplinary nature of environment studies may be understood by a small case. Suppose a development activity is proposed within, ये आपका एग्जांपल दे रखा है, इसे छोड़िए। अब देखिए, टू इफेक्टिवली कंडक्ट द EIA मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एक्सपर्टीज फ्रॉम फॉलोइंग डिसिप्लिन विल बी रिक्वायर्ड। मतलब अब एनवायरमेंट को समझने के लिए हमें किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है। तो नंबर 1 आते हैं लाइफ साइंस, जो होते हैं जूलॉजी या बोटेनी से। तो टू एसेस द बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एंड एंडिज्म ऑफ गिवन रीजन, किसी रीजन में कितनी बायोडाइवर्सिटी अच्छी है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं, उसे समझने के लिए हमें लाइफ साइंस और जूलॉजी बोटेनी वालों की जरूरत पड़ती है। सेकंड आते हैं अर्थ साइंस, जिसमें जियोलॉजी, जियोग्राफी और जियोकेमिस्ट्री आते हैं। तो अर्थ साइंस विल स्टडी द डिटेल ऑफ जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल टेरेन। जो ये जियोलॉजी के, अर्थ साइंस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या समझते हैं कि जो जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल नेचर कैसा है वहाँ की लैंड का, किस टाइप की सॉइल है, किस टाइप की रॉक्स हैं, टेक्टोनिक्स किस टाइप के हैं, सेस्मिक एक्टिविटी इन द रीजन कैसी आएंगी, किस टाइप की एक्टिविटी वहाँ हो सकती है। थर्ड चाहिए केमिकल साइंस। तो इट विल हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ एनवायरनमेंट। फिर केमिकल साइंस के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है कि ये समझने के लिए कि उस एरिया में क्या क्या केमिकल प्रोसेस नेचुरली हो रहे हैं, वो सारी चीजें समझने के लिए केमिकल साइंस वालों की जरूरत पड़ती है। फिर एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स की जरूरत किस लिए पड़ती है? टू एसेस द हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट, ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्रेडिशन और प्रैक्टिस इन द रीजन। किसी रीजन में क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्या ट्राइबल पॉपुलेशन आएगी, क्या वहाँ का ट्रेडिशन है, ये सारी चीजें समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आएगा सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक के एक्सपर्ट्स की जरूरत। टू एसेस द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एंड पॉसिबल चेंज द सेम विद ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उस एरिया की पॉपुलेशन का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए और उन्हें वहां से हटाने का पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें समझने के लिए सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। फिर लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट्स के एक्सपर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? तो एक्सपर्टीज फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड इज आल्सो रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट ड्यूरिंग अ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एक्टिविटी। अब हमें अगर वहां पर कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कई सारे लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें लॉ और लीगल एस्पेक्ट्स वालों की जरूरत, एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। फिर आता है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? तो वी नीड डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल एंड मॉडल टू स्टैटिस्टिकली वैलिडेट द ऑब्टेन डाटा। जो हमारे पास डाटा है उसे स्टडी करने के लिए हमें उसे कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स और मॉडल्स की जरूरत पड़ती है, जिससे जो कि हमें कौन मैथमेटिक
कंप्यूटर मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक एक्सपर्ट्स देते हैं। ये हो गया हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्यों कहा जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज को। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कई बार मार्क्स में। फिर आएगा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो एनवायरमेंटल स्टडीज का क्या स्कोप है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो देखिए सबसे पहले इसके कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, मतलब इसका स्कोप कहाँ है। नंबर वन, एकेडमिक एज डिस्कस्ड अबव द सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूमरस स्कूल कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी at graduation and post graduation level. The student may pursue the subject worldwide. A large number of dedicated departments, center, university and institution have been established for the subject. An interested professional may join the teaching and academic and make the next generation aware of environmental issue and their tangible solution. एकेडमिक्स में हमें इस सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब एकेडमिक्स में लाने के लिए इसलिए पड़ी ताकि जो यंग यूथ हैं कंट्री के, उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए क्या क्या एनवायरमेंटल इशू हो सकते हैं और इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए हमें इस सब्जेक्ट को एकेडमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत पड़ी। सेकंड है कहाँ स्कोप है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड पोस्ट डॉक्टरल वर्क हैज बीन गोइंग ऑन वर्ल्ड वाइड टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड टू गेट कोस्ट इफेक्टिव कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट एनवायरमेंटल इशू एंड चैलेंजेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें इसको यूज करना पड़ा क्योंकि कई सारे एनवायरमेंटल इशू हो रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो जब ये उन्हें पता होगा कि इस टाइप का कोई सब्जेक्ट है तो फिर उसे वो उसी अकॉर्डिंग से वर्क करेंगे कि ज़्यादा ये इशू जनरेट ना हो। इंडस्ट्रीज में तो इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द एनवायरमेंटल गाइडलाइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू मिटिगेट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय इंडस्ट्री, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री हैव बीन रिक्रूटिंग एनवायरमेंटल इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स। और कहाँ इन एनवायरमेंट सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जरूरत और कहाँ पड़ती है, तो इंडस्ट्रीज में पड़ती है। उन्हें इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस को समझने में, इन्वायरमेंटल इफेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करने में इन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की मदद पड़ती है। मिनिस्ट्री एंड एजेंसी में तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड वेरियस एनवायरमेंटल एजेंसी एंड कन्वेंशंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिप्यूट फ्रिक्वेंटली क्रिएट वैकेंसीज फॉर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की जरूरत कहाँ और पड़ती है, मिनिस्ट्रीज में भी पड़ती है। कई सारे ऐसी पोस्ट हैंगी जहाँ पर गवर्नमेंट को एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के सजेशन की जरूरत पड़ती है, तो मिनिस्ट्री में इसका एक अच्छा स्कोप है। फिर आएगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज में कंसल्टेंसी के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। ग्रीन जर्नलिज्म, मतलब जो लोग एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाएं सभी को, न्यूज़ एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं न्यूज़ दें एनवायरनमेंट के बारे में, तो इसमें भी एक अच्छा स्कोप होता है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का। फिर है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड ग्रीन एडवोकेसी। और कहाँ पर इनकी जरूरत पड़ती है, तो जैसे इनका स्कोप हैगा कि अगर कोई नया इन्वायरमेंटल इशू हुआ है तो फिर उससे रिलेटेड लॉ वगैरह लाने के लिए इनको इन्हीं एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन एनवायरमेंटलिज्म। अब एनवायरमेंटलिज्म के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स, मतलब कुछ हिस्ट्री हैगी इसकी, वो सारी क्या है देखिए। तो इन वेस्टर्न वर्ल्ड द फर्स्ट एवर कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कब हुआ था, पहली बार साइलेंट स्प्रिंग जो बुक लिखी थी उसमें करा गया था इसका जिक्र 1962 में। द बुक रेज्ड द इशू ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जो यूएस में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज हुआ था उसके इम्पैक्ट्स को लेकर क्या क्या होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट पर, उस पर यह बुक लिखी गई थी। इन 1970 द बुक लिमिट टू ग्रोथ बाय क्लब ऑफ रोम अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन। उसके बाद 1970 में एक बुक थी लिमिट टू ग्रोथ जो कि रोम के एक क्लब ने लिखी थी, उसने सबकी अटेंशन की। फिर रामासर कन्वेंशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। रामासर कन्वेंशन आया एग्जिस्टेंस में 2 फरवरी 1971 में, जिसका एम क्या था, कंजर्व वेटलैंड ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड को बचाना। जैसे देखिए जो 2 फरवरी का डे होता है उसे हम वेटलैंड के वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से जानते हैं। इन 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन स्टॉकहोल्म बिटवीन 5 जून टू दिस, ये एक्स्ट्रा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर मनाया जाता है 5 जून को। इंडिया स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था इंडिया ने 1973 में। इंडिया वर्ल्ड विटनेस द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 2 एंड 3 दिसंबर 1984 में। उसके बाद चेरनोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर 26 अप्रैल 1986 में। इसमें सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम।
आगे आता है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? लॉन्ग टर्म आइडिया दैट मीन्स मेकिंग द एंटायर वर्ल्ड सस्टेनेबल, पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाना सस्टेनेबिलिटी होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? पेथवे बाय विच द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो वो रास्ता जिससे हम सस्टेनेबिलिटी का गोल और पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाने का गोल को अचीव कर सके, वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainability Development Goals. These are 17 goals set as 2030 agenda for sustainable development. Sustainable Development Goals SDGs क्या होते हैं? 17 goals होंगे जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। इट वॉज अडॉप्ट किया था इसे यूनाइटेड नेशन ने स्टेट मेंबर इन 2015 में। All the developed and developing country have been called to achieve the goal by global partnership. Global partnership करके इन goals को अचीव करने के लिए कहा गया था, चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री हो चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो। Social, environment and economy are collectively considered three pillars of sustainable development. Sustainable development के three pillars हैं society, environment and economy, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। इन तीन पिलरों के बारे में बताया गया है। पहला है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इट मींस वी शुड कंज्यूम एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज इन सस्टेनेबल मैनर। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो एनवायरमेंट से हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है उन्हें हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए। द प्रेजेंट रेट ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एक्सीड्स मैनीफोल्ड द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सेम व्हिच इज कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्सपोनेंशियल रेट। क्यों करना चाहिए सस्टेनेबल मैनर में यूज? क्योंकि जिस रेट से हम उन्हें खत्म कर रहे हैं और जो उनका रेट हैगा बनने का वो उनमें बहुत डिफरेंस हैगा, और अगर ऐसा ही होता रहा तो इससे ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। सेकंड हैगा सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इट इज अ डिफाइन अ सोसाइटी एज हैविंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स पॉपुलेशन विद जेंडर इक्वलिटी, गुड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग। मतलब सोसाइटी का क्या रोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो डिस्क्राइब किया जाता है सोशल सस्टेनेबिलिटी के अंदर। फिर आएगा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। मतलब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मींस द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है कि सभी रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स। किसी से भी कोई बेसिक नीड्स जो उसकी हैं वो नहीं छीननी चाहिए। बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए इन रिसोर्सेज का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 1 है इसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको आपके स्टडी मटेरियल में से कवर करवा दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।